हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोजी क्लासेस। द की टू विनिंग इज बिगिनिंग एंड आई एम गौरव यादव। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग का क्या चल रहा था, इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर चल रहा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली है पूरी की पूरी। आज क्या करने वाले हैं, तो आज इसको 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग क्या करने वाले, 15 से 20 मान के चलिए, 20 मिनट के अंदर जितना भी हमने कुछ पढ़ा हुआ है सब कुछ कंक्लूड करने वाले हैं। तो यहाँ से आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मतलब एक नोट बना सकते हैं 1 या 2 पन्ने में, ताकि आपको क्या क्या लिखना है और कैसे लिखना है वो सारी बातें मैं बता दे रहा हूँ और आप अपने आप से बना लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबके सब ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। और ये क्लास आपको मिल जाएगी यूट्यूब वगैरह पे भी, तो आप वहां पे भी जाके, अब ये बनाया इसलिए जा रहा है ये फॉर्मेट। अब मैंने स्टार्ट कर दिया। फॉर्मेट क्या है, ये हमेशा ऐसा करते रहेंगे कि एक यूनिट खत्म करेंगे, उसको एक दिन कंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ताकि आपको जब कभी रिवीजन हो तो आप कंक्लूडेड क्लास देख ले, आपका काम हो जाए। चलो स्टार्ट करते हैं फटाक से। इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रिक करंट में पहली चीज हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, चार्ज के बारे में पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, चार्ज के बारे में। चार्ज क्या होता है, तो अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो हम लोगों ने बताया था दो सब्सटेंशियल ऑब्जेक्ट को अगर हम आपस में रब करते हैं, ठीक है, तो उनमें एक प्रॉपर्टी जनरेट होती है, दैट इज अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है, अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है, रिपल्सन की जो प्रॉपर्टी जनरेट होती है उसे क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। और इसको Q से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं। दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं। पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है, क्या क्या बताया था बस उसकी बात करते हैं। और क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी कि इसकी यूनिट क्या होती है। तो यूनिट की बात की थी तो हम लोगों ने कहा था इसकी यूनिट क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, कूलम, इसको C से लिखते हैं। ठीक, इसके बाद कहा था कि जो मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज होता है, ट्रांसफरेबल चार्ज जो होता है आप लोगों का, वो कितना होता है, वो होता है 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और वो 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -90 कूलम। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। और ये चार्ज जो होते हैं वो आयंस के फॉर्म में भी चलते हैं। किस फॉर्म में चलते हैं, आयंस के फॉर्म में भी चलते हैं। ठीक है, और एक नोट पॉइंट यहाँ पे बताया था कि अगर किसी एटम से, एटम है ना, एटम पर से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लूज होंगे, तो उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अगर एटम से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, एटम पे इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, ठीक है, तो उस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज के बारे में कुछ बातें पढ़ी थी, है ना। और हमने कहा था कि 1 माइक्रो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, है ना, एक, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम। ये बात भी आप लोगों को उस दिन बता दी गई थी। ठीक है, यहां से एक फॉर्मूला और निकाला था हम लोगों ने कि अगर किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज निकालना है कि नेट चार्ज कितना है, तो उस नेट चार्ज को हम लोग कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू Ne के फॉर्म से निकालते हैं। वेयर Q क्या है, टोटल चार्ज है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द चार्ज, एंड E एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो कितना है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इतनी बातें हम लोगों ने किसके बारे में की थी, चार्ज के बारे में। चार्ज आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चार्ज के बारे में इतना ही किया था। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं फटाक से इलेक्ट्रिक करंट की। इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। यानी चार्ज का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो होना, ये कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आप इसमें स्टार्टिंग कैसे करेंगे, तो भैया यहाँ आप लिख लेंगे डेफिनेशन, ठीक है, जो आपको याद हो गई है। बात समझ में आ गई कि नहीं। और आपने क्या पढ़ा था, आपने ये बता दिया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है जिसको आप I से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप क्या लिखते हैं, ठीक है, चार्ज, क्या लिखते हैं, चार्ज अपॉन, ठीक है, टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। और अगर इसको फॉर्मूले के रूप में लिखा जाए तो I बराबर Q अपॉन T। ये चीज आप क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, I इज इक्वल टू Q अपॉन T। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू IT, जनरल फॉर्म, ठीक है, जो आपको याद रहेगी। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब I क्या है, I चार्ज है, ठीक है, I क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट की बात अगर की जाए तो यूनिट आप यहां से देख पा रहे हैं कि एक यूनिट आप लिखेंगे क्या, एक यूनिट आप लिख सकते हैं कूलम पर सेकंड, या इसी को आप लिखते हैं कूलम सेकंड -1, ठीक है। और जो इसकी SI यूनिट होती है, कौन सी यूनिट, SI यूनिट, उसे आप क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको एक चीज यहाँ पे और पूछी गई थी, मतलब एक चीज आप ये जान सकते हैं कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक, तो देखो, एक तो आप यहां से निकाल सकते हो कि एक ऐसा करंट जिसमें 1 सेकंड के अंदर जितना चार्ज फ्लो, 1 सेकंड के अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो उसे क्या बोल देंगे,
1 एम्पियर बोल देंगे। ये हम लोग बात एक तो कर चुके हैं, ठीक है। यानी 1 सेकंड के अंदर क्या 1 एम्पियर की डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में पास हो तो उसे क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर बोलेंगे। बट इट इज नॉट एन स्टैंडर्ड डेफिनेशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या होती है? तो ये आपका काम दे रहा हूं, आप में यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर 9 में पढ़े थे, उसमें 1 एम्पियर डेफिनेशन ढूंढ के लाइएगा, ठीक है। समझ गए? बता देंगे। अब बात आती है फटाक से, तो आप चार्ज के बारे में समझ के, चार्ज क्या होता है, ठीक। अब एक बात ये की थी कि ये कैसी क्वांटिटी है, क्वांटिटी कैसी है, ये क्वांटिटी कैसी, जल्दी से बताओ। तो क्वांटिटी आप लोगों ने बताया था कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है। अब आपको यहाँ बताया था कि जो किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं तो वो कैसी होती है? नेगेटिव, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में, है ना। बताया था ना कि अगर आपने एक सेल ऐसे ले लिया है, ठीक है, इस सेल को आपने एक इस तरह के वायर से कनेक्ट कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस साइड में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलेंगे, है ना, और जो करंट होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन क्या होती है? कैसी होती है? अपोजिट होती है, ठीक है। अब बात आती है, डायरेक्शन भी दे रहे हैं और स्केलर भी बता रहे हैं, तो आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन है ये मतलब इंटरनल डायरेक्शन है, और जो हम लोग वेक्टर में बात करते हैं वो हम लोग ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इनकी डायरेक्शंस की बात करते हैं। समझ में आया? तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आ रहा है, इसीलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो करंट के बारे में आपको दो बातें याद रखनी है, Q बराबर NE और Q बराबर IT। एक बात और याद रखनी है कि 1 एम्पियर करंट, क्या 1 एम्पियर करंट को फ्लो होने में, ठीक है, फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट, फ्लो ऑफ 1 एम्पियर करंट, है ना, एम्पियर करंट पर सेकंड इन अ वायर, पर सेकंड इन अ वायर, ठीक है। एक वायर में अगर फ्लो हो रही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं उसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं उस वायर में, तो आप इसे क्या बता देते हो? 16.25 into 10 की पावर 18, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहां पे कंप्यूट हो रहे हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे? इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप न्यूमेरिकल करोगे। तो करंट और चार्ज के बारे में आपको समझ में आ गया, करंट और चार्ज क्या होते हैं, इतने नोट पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। और अगर एक आध छूट जाएगा तो आप इसी में ऐड ऑन कर लीजिएगा, ठीक है, वैसे छूटेगा नहीं मेरे हिसाब से। इसके बाद क्या बात करते हैं, इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला चीज क्या है? अगला चीज है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पोटेंशियल, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल, है ना, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी। तो फटाक से देखते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हम इसकी बात करते हैं पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो देखो अगर हम पोटेंशियल की बात करते हैं, ठीक है, पोटेंशियल की बात करते हैं, तो आप लोगों को सबसे पहले मैंने पोटेंशियल के बारे में बताया था, क्या बताया था कि अगर हम लोग क्या करते हैं पोटेंशियल, पहली बात तो क्या बताया था? इट इज अ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। ये क्या है? एनर्जी की मेजरमेंट है ना, एनर्जी की मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऐसा लिखो, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी, मेजरमेंट ऑफ एनर्जी। और दूसरी बात आप लोगों को ये बताई थी कि ये क्या बताता है? ये बताता है कि चार्ज का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। ये किसको बताता है? द फ्लो ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किसको बताता है? डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज इसको बताता है। मतलब आप लोगों को ये बताया था ना कि जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज फ्लो होता है, ये बात बताई थी। तो ये एक तरह से पोटेंशियल किसको बताएगा? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को बताएगी, चार्ज किधर से किधर की तरफ फ्लो होगा। जैसे इधर देखो, यहाँ पे आपने नेगेटिव साइन लगाया, दैट मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गए हैं, और यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पोटेंशियल हाई है, यहाँ पोटेंशियल कम है, तो इधर की तरफ बढ़ रहा है। अब बात आती है पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है, पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन की सिंपल सी बात है, यानी मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल की बात करेंगे तो आप लोगों को मैंने एक डेफिनेशन पढ़ाई थी कि अगर हमें कोई एक, हमारे पास में कोई एक पॉइंट चार्ज क्यू है, क्या है ना, या कोई एक पॉइंट चार्ज क्या है, या कोई एक चार्ज बॉडी मान लो, क्या है, यहाँ पे एक चार्ज बॉडी है, और इस चार्ज बॉडी के पास में हम क्या कर रहे हैं, इंफिनिटी से एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। इसको यहाँ से यहाँ तक, इसके बीच, इसके पास में कोई एक पॉइंट है, वहां तक लेके आ रहे हैं। तो यहां से यहां तक लेके आने में जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन, और इस टेस्ट चार्ज का जो रेशियो, यही क्या कहलाएगा, ठीक है, यही क्या कहलाएगा? पोटेंशियल कहलाएगा एट दिस पॉइंट। यानी पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं, पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? वर्क डन। क्या लिखेंगे? वर्क
डन, ठीक है, अपॉन टेस्ट चार्ज या फिर चार्ज, वर्क डन अपॉन चार्ज। यानी अगर इसको उस भाषा में मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखा जाए तो क्यू नॉट डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और ज्यादातर जगह पे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू नॉट, ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, ये फॉर्मूला भी याद रखिएगा, ठीक। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो अगर आप इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या लिखेंगे, एक यूनिट तो आप इसकी लिख सकते हैं क्या, जूल, ठीक है, जूल पर कूलम, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। बात समझ में आया। और इसके अलावा इससे जितनी यूनिट डिराइव की जाए, जो वोल्ट है वो एसआई यूनिट है, क्या है, एसआई यूनिट है। और इसको जो मेजरमेंट करते हैं वो वोल्ट मीटर से करते हैं, किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं, ठीक है। इसमें भी याद कर लो कि इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो एमीटर से करते हैं, किससे करते हैं, एमीटर। बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। इसके बाद ये इतनी चीजें हो गई, ठीक है, वोल्ट मीटर से करते हैं, ठीक। और क्या बचा, तो क्वांटिटी कैसी है, तो भैया स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। क्यों, क्योंकि चार्ज भी स्केलर है और वर्क भी स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या डेफिनेशन थी कि इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चार्ज बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन क्या कहलाता है, ठीक है, पोटेंशियल कहलाता है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कहलाता है, ठीक। तो पोटेंशियल की बात समझ में आ गई। अब फटाक से बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, है ना, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को, तो फटाक से एक बार हाँ कमेंट कर दो, ठीक है। समझ में आ रहा है तो हाँ कमेंट कर दो, और स्पीड सही है तो भी हाँ कमेंट कर दो, स्पीड स्लो है तो बता देना, ठीक है। अगली बात क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो जैसे हमने इस चार्ज को एक पी पॉइंट तक लेके आए थे, वैसे ही कोई दूसरा पॉइंट क्यू मान लो तो क्यू तक भी तो ला सकते हैं, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। यानी कि इन टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आए तो पोटेंशियल मिला, और फिर दूसरे पॉइंट तक ले गए तो पोटेंशियल मिला। इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। बात समझ में आई, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, अगर हम कहें कि VQ पे पोटेंशियल माइनस V पे पोटेंशियल, इसी को क्या बोल देते हैं, डेल्टा V, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं कि देखो अब ये इतनी चीज समझ में आ रही है। अब देखो VQ की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, WQ, यानी W तक आने में किया गया वर्क डन अपॉन Q नॉट चार्ज लगाए थे। यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, WP अपॉन Q नॉट। और अगर दोनों का एलसीएम ले ले तो नीचे Q नॉट आ जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, WQ माइनस WP आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा, है ना, W अपॉन Q नॉट, दैट इज फॉर्मूला, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब बात आती है फटाक से, ये बातें क्लियर हो गई। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, सेम यूनिट होगी, ठीक है, जो इसकी यूनिट थी। सारी चीजें एज इट इज कॉपी हो जाएगी, ठीक है। बस बात ये समझ के रखना कि हम लोग हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते। नोट पॉइंट में क्या याद रखोगे, नोट पॉइंट में एक पॉइंट याद रखो, इफ, है ना, इफ डेल्टा V इज इक्वल टू 0, किसी भी वायर के अंदर दो पॉइंट के बीच में डेल्टा V इज इक्वल टू 0, देन I इज इक्वल टू 0, करंट वहां पे फ्लो नहीं होगी। कैसे, ठीक है, बता चुके हैं पहले भी, ठीक है। डिटेल क्लासेस में अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही है, जिनको समझना है वो डिटेल क्लास में आओ, डिटेल क्लास में आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक। जो टीचमेंट पे हमारी लाइव चल रही है, इधर देखो, डेल्टा V इज इक्वल टू 0, दैट मींस यानी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है भाई। मतलब वो जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ही तो चार्ज जाएगा नहीं, चार्ज जाएगा नहीं तो क्या होगा, करंट जीरो हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर। बट उस पॉइंट पे हम ऐसा नहीं कह सकते कि क्यू जीरो हो गया है, ठीक है। वी डज नॉट, हम ये नहीं कह सकते कि क्यू उस पॉइंट पे जीरो हो गया। क्यों, हो सकता है दोनों पॉइंट पे क्यू हो, सेम हो, नहीं समझे। इधर देखो, मैंने क्या कहा कि मान लो ये तुम्हारे पास में एक, तुमने क्या किया, यहाँ पे एक सेल लगाया, ठीक है, ये सेल अभी नहीं लगाया, यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल है ना, यहाँ पे पोटेंशियल VA है और यहाँ पे पोटेंशियल VB है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि VA बराबर VB, तो VA VB दोनों बराबर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जितना पोटेंशियल उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे भी तो नहीं आएंगे, यानी करंट क्या हो गई, जीरो। करंट जीरो होने का मतलब ये नहीं कि चार्ज जीरो हो गया, क्यों, हो सकता हो 2 कूलम का चार्ज यहाँ भी और 2 कूलम का चार्ज पहले से हो यहाँ पे,
चार्ज तो हो सकता है ना। अब चार्ज जब तक फ्लो नहीं होगा तब तक करंट जीरो नहीं होगी, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा भी जीरो होने का मतलब है करंट तो जीरो हो सकती है बट चार्ज जीरो नहीं हो सकता, ऐसा कह नहीं सकते। समझ में आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर, ठीक है। अब बात करते हैं फटाक से कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस की। किसकी बात करते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस की, ठीक है। देखो जिनको भी लाइव क्लासेस में ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, इसको 5 लेक्चर में कवर किया हम लोगों ने। अगर चीजें भी डिटेल में पढ़नी है सारी चीजें तो टीचमेंट पे आइए ग्रेड बैचेस में और देखिए, ठीक है, मजा आएगा। तो चलो इसकी बात करते हैं फटाक से, क्या चीज बात करते हैं। अगली चीज क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस क्या होती है, तो रेजिस्टेंस की अगर हम लोगों ने बात की थी तो हम लोगों ने ये बताया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस बोले तो रुकावट, ठीक है। हमने कहा था कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर वायर में करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो उसके रास्ते में जितनी भी रुकावट आती है उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा ये चीज जान लो, हमने क्या बताया था कि हमारे पास अगर हम वायर ले लें तो हमें पता है कि वायर जो किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है। तो बहुत सारे एटम्स इसमें प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे तो इसमें क्या होगा, एट द रूम टेम्परेचर एटम के आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाएंगे, और बाहर आ जाएंगे जैसे इनके ऊपर हम बैटरी लगाएंगे यानी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करेंगे, वैसे ये इलेक्ट्रॉन भागना चालू कर देंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे तो इन आपस में इन कैटायन से टकराएंगे, और कैटायन से टकराएंगे तो रुकावट पर जनरेट होगी। इस रुकावट को क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस बोल देते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किन बातों पर डिपेंड करता है, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेजिस्टेंस। किन बातों पर डिपेंड करता है, तो पहला आप लोगों को बताया था नेचर, क्या बताया था, नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है। दूसरा क्या बताया था आप लोगों को, लेंथ, लेंथ है ना, किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है। और लेंथ पे कैसे बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, जितनी ज्यादा लेंथ कर देंगे उतना ज्यादा, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब है कि अगर कोई मटेरियल कंडक्टर है जिसमें फ्लो हो सकता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा, है ना। और इसमें जो कंडक्टर नहीं है उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जैसे मेटल्स का कंडक्टर, मेटल्स का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और नॉन मेटल्स का ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जितना थिक कर देंगे उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो जाएंगे। इसके बाद एक और चीज बताई टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर पे। तो अगर हम टेम्परेचर बताया था ना कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, कंडक्टर्स में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, है ना। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, जल्दी से बताओ, ठीक है, इंक्रीज, हाँ इंक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने में क्या होता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर। तो ये 4 बातें बता दी थी। अब एक बात बताइए कि ओम्स लॉ, क्या बताया था, ओम्स लॉ। इसके बाद क्या बताया था, ओम्स लॉ। उसी में हम बाकी चीजें रेजिस्टेंस की बात जो है ना, बाकी रेजिस्टेंस की बात हम उसी में कर लेंगे, ओम्स लॉ में कर लेंगे, ठीक है। देखो ये जितना भी लिख रहा हूं ना इसको अभी तो आप नोट नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन वीडियो जब घर पे जाना आराम से, ठीक है, वीडियो को रोक रोक के आराम से नोट कर लेना। और अगर कोई पॉइंट लगता है कि डालना है आपको जो आपको याद नहीं रहता है तो उस टॉपिक में डाल देना, ठीक है, ताकि आपकी समझ बढ़ जाएगी, समझ गए। अब बात करते हैं ओम्स लॉ की, किसकी बात करते हैं, ठीक है, ओम्स लॉ की बात करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, तो मैंने बताया था कि अगर आप क्या कर दो, ठीक है, अगर आप किसी भी मेटेलिक कंडक्टर की या किसी भी कंडक्टर की फिजिकल स्टेट को कांस्टेंट कर दो। फिजिकल स्टेट बोले तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, फिजिकल स्टेट का मतलब है लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। इन सभी को अगर आप कांस्टेंट कर देते हो तो उसके एंड्स पे अप्लाइड वोल्टेज डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लोइंग करंट ऑन द कंडक्टर वायर। यही बात समझाई थी। तो फटाक से आप ये कह सकते हैं कि अगर हम क्या करें, लॉ ऑफ समझ गए तो लॉ ऑफ लिख सकते हैं, लिखना चाहेंगे, अदरवाइज आपको याद रहेगा। बस ये बात याद रखना जरूरी है कि फिजिकल कंडीशन, कौन सी कंडीशन, फिजिकल कंडीशन आपको क्या करनी है, कांस्टेंट करनी है। उसमें भी क्या क्या, लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, प्रेशर एंड टेम्परेचर। बात समझ में आ गई कि नहीं। तो उस समय आप क्या कहते हो कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अगर आपके सामने ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर वायर दे रखा है तो जिसकी लेंथ क्या है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है A, ठीक है। जैसे ही आप इसको हटाते हो तो एक कांस्टेंट आता है R, है ना, एक कांस्टेंट क्या आता है, R आता है। इस कांस्टेंट को ही आप क्या बोलते हो, ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। और इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं V/I = R लिख सकते हैं, ठीक है। इस रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है, इस रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, जल्दी से बताओ, यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक, क्या होती है, ओम होती है, ठीक है। और अगर हम
अगर हम वी आई ग्राफ खींचेंगे, कौन सा ग्राफ खींचेंगे, वी आई ग्राफ खींचते हैं, तो जो वी आई ग्राफ में लाइन कैसी मिलती है, ग्राफ कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है। दूसरी चीज, वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है, वी आई ग्राफ का जो स्लोप, किसका, वी आई ग्राफ का स्लोप, ये ऑलवेज क्या बताता है, इसका जो स्लोप होता है वो रेजिस्टेंस को बताता है, किसे बताता है, रेजिस्टेंस को बताता है। जैसे हमने यहाँ पे आप लोगों को लिखवाया था उस दिन कि स्लोप क्या, स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू आर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, फटाक से बताओ, इतनी सारी बातें समझ में आ गई सभी को, है ना। आज क्विक रिवीजन चल रहा है, इसीलिए आप लोगों से बातचीतें कम हो पा रही, ठीक है, तो उसके लिए परेशान ना हो, ठीक। इसके बाद एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया था कंडक्टेंस, क्या पढ़ाया था, कंडक्टेंस। यहाँ से टॉपिक बहुत खतरनाक है ये, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बोले तो क्या बताया था कि रेजिस्टिविटी के इनवर्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टिविटी के इनवर्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, यानी 1/r इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। बात रेजिस्टेंस, सॉरी, रेजिस्टेंस के इनवर्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं, लिखा सही है ना, ठीक है। रेजिस्टेंस के इनवर्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस बोलते हैं। अब बात आती है कि इसका जो यूनिवर्स होता है, ठीक है, इसका जो यूनिट होता है, ठीक, वो यूनिट आप क्या लिखोगे, तो यूनिट आप लिखोगे ओम इनवर्स, इसका यूनिट लिखोगे 1/ओम लिखोगे ना। यूनिट की अगर हम यहाँ लिखते हैं, यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट क्या लिखोगे, ओम इनवर्स लिखोगे। ओम इनवर्स को आप क्या लिखते हो, ऐसे OHM लिखोगे, -1 लिखोगे, और इसी को हम लिख सकते हैं क्या, मोह लिख सकते हैं। और इसी का जो बदलों का नाम होता है वो होता है सीमेंस, क्या होता है, सीमेंस। ये याद रखना कि सीमेंस भी इसकी क्या है, यूनिट है, ठीक। पेपर में आ रहा था कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, सीमेंस, इसकी यूनिट ही पेपर में आएगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक। इतनी बातें समझ में आ गई। और ये जो अगर मैं बात करूं आईवी ग्राफ, किसकी बात करूं, आईवी, वहां कौन सा ग्राफ है, वीआई ग्राफ है। अगर आप आईवी ग्राफ की बात करते हैं और आईवी ग्राफ की स्लोप की बात करते हैं, आईवी ग्राफ की स्लोप की बात करते हैं, तो वो होगी डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया, यहां तक की बातें समझ में आ गई। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है तो वो आपके पेपर में भी आएगा ही नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मतलब पेपर में आएगा बट शॉर्ट में नहीं बनाने कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर बात क्या करते हैं सीधे, ठीक है, फिर सीधे बात करते हैं ओमिक रेजिस्टेंस एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। इसकी बात करते हैं ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। ओमिक रेजिस्टेंस और नॉन ओमिक रेजिस्टेंस क्या होते हैं, इधर देखो। अगर हम बात करते हैं ओमिक, ठीक है, इसकी ओमिक रेजिस्टर, ओमिक रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो रेजिस्टेंस, एक बात पहले यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, ठीक है, चलो ये बताते लास्ट में। देखो ओमिक रेजिस्टेंस क्या, ओमिक रेजिस्टर्स क्या होते हैं, जो ओम के लॉ को फॉलो करते हैं। ओम के लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि यानी उनमें V अपॉन I की वैल्यू क्या होगी, R के बराबर होगी, दैट इज ओम्स लॉ। और इनके बीच में जो V और I का ग्राफ बनेगा वो ऑलवेज कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर ऐसा बनता है तो इसे क्या बोलते हैं, ओमिक रेजिस्टर्स बोलते हैं। बस इतना ही याद रखना है, ठीक। और क्या याद रखना है इसमें, तो और भाई सिंपल सी बात एक और याद रखनी है आप लोगों को ओमिक रेजिस्टेंस के, ओमिक रेजिस्टर्स के केस में, ठीक है। इनके एग्जांपल याद रखने हैं। तो जितने भी मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, एग्जांपल क्या, मेटेलिक कंडक्टर, कौन से, मेटेलिक कंडक्टर आर द एग्जांपल ऑफ ओमिक रेजिस्टर्स, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन ओमिक रेजिस्टर्स की, किसकी बात करते हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स, नॉन ओमिक, ठीक है, रेजिस्टर्स। अगर हम नॉन ओमिक रेजिस्टर्स की बात करते हैं तो नॉन ओमिक रेजिस्टर्स आर दोस रेजिस्टर्स वेयर V अपॉन I या ओम्स लॉ फॉलोज नहीं होता है, ठीक है। तो यानी हम कह सकते हैं V अपॉन I डज नॉट इक्वल टू R। अगर ऐसा हो रहा है तो वो कैसे हैं, नॉन ओमिक रेजिस्टर्स हैं। और इसमें हम कह सकते हैं कि V इधर है और I इधर है, दैट मींस ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व के फॉर्म में बनेगा। कैसा बनता है, कर्व के फॉर्म में बनता है, ठीक है। एग्जांपल की अगर इसमें बात करें तो कौन कौन से एग्जांपल आप इसमें ले सकते हो, तो इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो इसमें ले सकते हैं डायोड वॉल। क्या लेना पड़ेगा आपको, ये एग्जांपल आपको रखने पड़ेंगे, क्या रखने पड़ेंगे, डायोड वॉल, ठीक है, डायोड वॉल, ट्रायोड वॉल, जंक्शन डायोड, ठीक है, डायोड वॉल, ट्रायोड वॉल, ठीक है, जंक्शन डायोड, कौन से, जंक्शन डायोड। और क्या है, ट्रांजिस्टर, फिलामेंट ऑफ बल्ब, ठीक है, जंक्शन डायोड, यहां लिख दो जंक्शन डायोड, ठीक है, ट्रांजिस्टर। अब ये सब क्या होते हैं तो डिटेल में जाना, ठीक है। ट्रांजिस्टर एंड फिलामेंट ऑफ बल्ब, फिलामेंट तो जानते ही होंगे, सूर्य बल्ब का देख लो, फिलामेंट ऑफ
बल्ब, जो आप लोग घर में पहले लाल वाला यूज करते थे ना उसका। ठीक है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? क्लियर, ये बातें हो गई। इसके बाद आपको मैंने बताया था सुपर कंडक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताएगी, सुपर कंडक्टर क्या होता है। तो मैंने कहा था देखो, हमने बताया था कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर जितना लो करेंगे टेम्परेचर उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। हमने बताया था कि टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, यानी टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोसेस होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि जितना ज्यादा टेम्परेचर लो करेंगे उतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि टेम्परेचर को इतना लो कर दो कि रेजिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा तो करंट तो अपने आप फ्लो होगी, फिर तो पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों लगा दें, तो करंट फ्लो हो जाए, चार्ज फ्लो हो जाए। और अब जब रेजिस्टेंस ही जीरो है तो आराम से फ्लो हो जाएगा। तो उस स्टेज को क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। यानी ऐसे ऐसे कुछ कंडक्टर्स हैं हमारे पास में जिनमें अगर हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा लो कर दें तो उसमें करंट क्या होती है, अपने आप फ्लो होती है, यानी जीरो पोटेंशियल पे फ्लो होती है। ठीक है, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे फ्लो होती है। तो उसका मतलब उस समय उन्हें क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। बात समझ में आया, सुपर कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर। अब अगर मैं सुपर कंडक्टर हम बोल रहे हैं, ठीक है, तो कुछ इसके एग्जाम्पल भी होंगे। तो कौन कौन से इसके एग्जाम्पल हैं, याद रखना है। ठीक है, तो एक तो है मरकरी, क्या है, मरकरी Hg, और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है 4.2 केल्विन। कितना है, 4.2 केल्विन। जब इतने टेम्परेचर में मरकरी को लेकर जाओगे तो एज अ सुपर कंडक्टर बिहेव करेगी। ठीक है, ऐसे ही लेड, क्या है, लेड का टेम्परेचर कितना है, तो 7.25 केल्विन, याद रखना टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही किसकी बात करते हैं हम, ऐसे ही बात करते हैं 9.2 केल्विन। ठीक है, किसका है ये 9.2 केल्विन, जल्दी से बताओ, है ना, नियोबियम का है। किसका है, नियोबियम, नियोबियम। ठीक है, नियोबियम, नियोबियम का 9.2 केल्विन। ये तीनों जो है सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं एट लो टेम्परेचर, टेम्परेचर इज देयर। ठीक है, बात समझ में आया। इस समय याद रखना कि सुपर कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, पोटेंशियल जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट फ्लो होती है। क्या, जीरो पोटेंशियल डिफरेंस पे करंट फ्लो होती है और टेम्परेचर क्या रहता है, लो। ये तीन बातें याद रखने वाली हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर उसी को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। ठीक है, अगली चीज क्या आती है, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टिविटी क्या आती है, रेजिस्टिविटी। ठीक, अगर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो आप लोगों को मैंने ये बताया था, देखो डायरेक्ट डेरिवेशन कर रहे हैं, आप लोगों को ये बताया था कि r जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1 किसी वायर की, और r जो होता है वो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर आप इक्वेशन 1 एंड 2 को मिला दें, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करना है, मिला दें, तो हम कह सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l/a। अगर l/a है तो अगर हम ये हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, दैट इज रो। रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी ऑफ द, रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब अगर इस फार्मूले को रो के टर्म में लिखें तो रो बराबर क्या बन जाएगा, R/L बन जाएगा। बात समझ में आया, रो बराबर क्या बन जाएगा, R/L बन जाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी हर एक मटेरियल की क्या होती है, अलग अलग होती है। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आया, ये बात याद रखना कि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पर रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती है, मैटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब बात आएगी कि रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि रेजिस्टिविटी जो होती है, रेजिस्टिविटी वो मेटल्स की क्या होती है, मेटल्स की होती है लो। जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, लो होती है। नॉन मेटल्स की क्या होती है, नॉन मेटल्स की क्या होती है, हाई होती है। ठीक है, या ऐसा कह लो जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर, जो कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी लो होती है, और जो नॉन कंडक्टर होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। अब इसकी बेसिक बात ये आती है, क्या, यूनिट क्या होती है। ठीक है, यूनिट। तो देखो भैया, अगर हम रो की यूनिट यहां से फाइंड आउट करें तो आर की यूनिट क्या लिखोगे, ओम लिखोगे, और इसकी क्या लिखोगे, ओ एरिया की मीटर स्क्वायर, और नीचे मीटर, मीटर ने मीटर को खत्म किया, क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा। क्या बचेगा, ओम मीटर बचेगा, याद रखना। अब आपसे क्या पूछा जाएगा यहाँ पे, तो आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पे, ये बताओ कि 1, ठीक है, 1, या फिर ऐसा पूछा जाएगा कि रेजिस्टिविटी को डिफाइन करो, इसको वो इसकी डेफिनेशन बताओ। क्या बतानी है, डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप कैसे बताओगे, डेफिनेशन आप कैसे बताओगे कि अगर किसी वायर का
क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर कर दिया जाए और लेंथ 1 मीटर कर दी जाए, तो उस समय जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर होगा, यानी है ना, इफ अ कंडक्टर मेटालिक वायर, ठीक है, metallic wire which is length is 1 meter, length is 1 meter and cross sectional area is 1 meter square, then the resistance then the resistance of the wire is known as resistivity of the material। बात समझ में आएगी नहीं, ये बात आपको बतानी पड़ेगी डेफिनेशन में, तो इसकी डेफिनेशन ऐसे देंगे, यहां से डेफिनेशन डिफाइन नहीं करेंगे, या फिर ऐसे भी नहीं बताएंगे कि r और a और l की मल्टीप्लाई और l से डिवाइड कर देंगे तो रो आ जाएगा, ये डेफिनेशन नहीं बनाएंगे, डेफिनेशन यहीं से बनाएंगे, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं आई, कि पर मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया का वायर जिसकी लेंथ l है 1 मीटर है, तो उसमें जितना रेजिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, उसकी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कहलाएगी। ठीक, कैसे कैसे डिपेंड करती है वो बात समझा दी। इसके बाद बात करते हैं रेजिस्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, तो फैक्टर पता है l और a तो करेगा नहीं, तो क्या करेगा, नेचर ऑफ द मटेरियल, तो मैंने नेचर बता दिया कि मेटल है तो लो होगी और नॉन मेटल है तो हाई होगी। दूसरा क्या, टेम्परेचर, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। कैसे, क्योंकि आप अभी कह रहे हो कि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेजिस्टेंस टेंपरेचर बढ़ाने पे जब बढ़ता है और घटता है तो ये भी बढ़ेगा और घटेगा, बट इधर ध्यान देने वाली बात है इसका इफेक्ट अगर आप टेंपरेचर पे लिखोगे, किसके लिखोगे, टेंपरेचर पे, तो मेटल कंडक्टर के लिए, किसके लिए, कंडक्टर के लिए, तो रो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होगा, यानी जितना ज्यादा टेंपरेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा रो इंक्रीज हो जाएगा। बट जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं, कौन, सेमी कंडक्टर, मैं उसको यहां लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूं, सेमी कंडक्टर्स की। सेमी कंडक्टर के लिए उल्टा होता है, क्या, सेमी कंडक्टर समझते हो, सेमी कंडक्टर में नाम याद कर लो, जर्मेनियम, इंडियम, सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, जी बोलते हैं सर, और इंडियम, ये तीन ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि रेजिस्टिविटी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, यानी टेंपरेचर इंक्रीज करने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ में आ गई, ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद लास्ट टॉपिक आता है कंडक्टिविटी। क्या आता है, कंडक्टिविटी, क्या होता है कंडक्टिविटी, फटाक से देखो, है ना, अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, कंडक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी रेजिस्टिविटी के इनवर्स को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी बोलते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो सिंपल सी बात है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो, रेजिस्टिविटी मतलब रोकने वाला, तो कंडक्टिविटी जाने वाला उसका पॉजिटिव होगा, ठीक है। अगर हम इसकी बात करते हैं इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, तो भैया पता है ये हो जाएगी ओम मीटर। अगर ओम मीटर हो गई तो क्या लिखेंगे, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स। अब हमको पता है कि ओम इनवर्स भाई साहब को क्या लिखते हैं, है ना, ओम इनवर्स को ओम -1 मीटर -1, और ओम को मोह लिख सकते हैं, मोह मीटर -1, है ना, और पता है मोह को क्या लिख सकते हैं, सीमेंस लिख सकते हैं, सीमेंस मीटर इनवर्स लिख सकते हैं। बात समझ में आई, तो ये हो गई इसकी यूनिट। इसके बाद चॉइस ऑफ द मेटल ऑफ द वायर, कौन कौन से वायर होते हैं, तो भाई आपको पता है कि मेटलिक वायर यूज करते हैं अगर आपको लॉन्ग दूरी पे लेके जाना है ना, कॉपर एल्युमिनियम यूज करते हैं क्योंकि उनकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो लो होती है, ठीक। आयरन चांदी का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, सिल्वर का बिकॉज बहुत महंगा होगा, बिक जाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। और अलग अलग जगह पे अलग अलग वायर यूज करते हैं, तो आप अपना देख के पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है, ये सारी चीजें आपने कर ली। हाँ, अभी एक चीज और बतानी है तो रुके रहना, बताएंगे जरूर, ठीक है, बहुत कॉमन चीज है जो परेशान करेगी। दूसरी चीज, अगर आप डिटेल में इस तरह के क्वेश्चन हमारे साथ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप लाइव हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं टीचमेंट पे आइए, जुड़िए और पढ़िए डेली के डेली, ठीक है, पेड बैचेस में। और दूसरी चीज अगर ऑफलाइन बैचेस में आना चाहते हो तो वो भी आ सकते हो, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं, जो मेरे को बताना था उसकी बात करते हैं, ठीक है। और ऐसे ही यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। देखो आप लोगों को मैंने 3 वर्ड बताए थे, कौन कौन से 3 वर्ड बताए थे, एक होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है, एक होता है रजिस्टर, क्या होता है, रजिस्टर, ठीक है, और एक होता है क्या, देखो रजिस्टर, ठीक है, और एक क्या होता है, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, दो चीजें हो गई, ठीक है, और एक है रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी। देखो बेटा 3 चीजें अलग अलग है, तीनों क्या है, तीनों अलग अलग है। क्या, रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जो आप R की वैल्यू निकालते हैं ना, 1 ओम 2 ओम 3 ओम 4 ओम,
ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। रजिस्टर क्या होता है, जिसमें ये है 1 ओम 2 ओम 4 ओम, किसी वायर में होगा, किसी चीज में होगा, तो वो रजिस्टर है। रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो आपको बताया कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसके अलावा एक बात और होती है, एक मैंने पढ़ाया कंडक्टेंस, क्या पढ़ाया, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या बताया था, 1/r के बराबर होता है। और एक पढ़ाया कंडक्टिविटी, क्या पढ़ाया, कंडक्टिविटी 1/ρ के बराबर होता है। तो कृपया इनमें आप कंफ्यूज ना हो, बात समझ में आया, ठीक है। तो इतना मेरे ख्याल से बन गया होगा, और आप बना लेंगे, 2 पन्नों 3 पन्नों में आ जाएगा आपका, और आपको डेली रिवाइज करने के लिए आसान होगा। इसकी एक प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दूंगा इस तरह की सेशन की पूरी पूरी, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर, जय हिंद।